हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं रेजोनेंस। और अगर आप अब तक लेक्चर देख रहे हैं या एनसीईआरटी भी पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर रेजोनेंस आपके लिए आसान होने वाला है, क्योंकि अब तक हम ऑर्बिटल का विजुअलाइजेशन सीख चुके हैं। और मैं कहूंगा कि प्री रिक्विजिट यही है इस चैप्टर के लिए कि आपको रेजोनेंस टॉपिक के लिए कि आपके मन में एक विजुअलाइजेशन होना चाहिए। जैसे कि अगर आप एनसीईआरटी में देखें तो सीक्वेंस कितना अच्छा बनाया हुआ है और कितना बढ़िया है कि सबसे पहले डिस्कशन किया गया है किसका, इंडक्टिव इफेक्ट का। और बात शुरू हुई है कहां से, इंटरेक्शन विद सिग्मा इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहां पर सीधे सिग्मा इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन हुआ, राइट। फिर इंडक्टिव के बाद नेक्स्ट शिफ्ट हुए हाइपर कॉन्जुगेशन पे। हाइपर कॉन्जुगेशन में इंटरेक्शन हो रहा है सिग्मा का ही, सिग्मा का ही इंटरेक्शन हो रहा है, और अब वो हो रहा है पाई से। पाई यानी ऐसा ऑर्बिटल जो एम्प्टी है। अब वो एम्प्टी अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल भी हो सकता है और वो एम्प्टी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल भी हो सकता है। तो यहां सिर्फ सिग्मा के बारे में बात हो रही थी, यहां सिग्मा का इंटरेक्शन पाई के साथ बात हो रही है। एंड फाइनली रेजोनेंस स्टार्ट करेंगे जहां पर इंटरेक्शन ऑफ पाई ऑर्बिटल विद पाई ऑर्बिटल हो रहा है। इंटरेक्शन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कह दीजिए या ऑर्बिटल विद पाई इलेक्ट्रॉन। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं पाई पाई जोड़ के रेजोनेंस बनाया। इसके लिए बस आपके दिमाग में ऑर्बिटल डायग्राम क्लियर होना चाहिए, नथिंग एल्स। ओके, नाउ अब पाई ऑर्बिटल से इंटरैक्ट कैसे कर रहा है या क्यों कर रहा है, तो यहां पर मैं आपको कहूंगा कि आप ये सोचिए कि सबसे पहले व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ इंटरेक्शन। अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से इंटरैक्ट कर रहा है उसे फायदा क्या हो रहा है? उसको फायदा ये हो रहा है कि कुछ नया बॉन्ड बन रहा है और एनर्जी ज्यादा रिलीज होगी एंड अल्टीमेटली इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। क्या होगा इससे, स्टेबिलिटी मिलेगी। अब दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट आपको समझना चाहिए, क्या होगा, इंटरेक्शन होता कैसे है। तो जैसे मान लो सी डबल बॉन्ड सी, जैसे ही पाई इलेक्ट्रॉन की बात की तो सबसे पहले पाई बॉन्ड बनाना बहुत जरूरी हो जाता है और ये स्ट्रक्चर ऐसे लिख दिया है। अब इसका जो ऑर्बिटल डायग्राम है देखा जाए तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इसका ऑर्बिटल डायग्राम कैसा होना चाहिए देख लो एक बार। देखिए sp2 है तो यहां एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक यहां है और एक यहां है। सेम वे इधर भी ओवरलैपिंग हो रही है, इधर भी और इधर भी। लेकिन ऐसा नहीं लगता ये तीन बॉन्ड बनाना थोड़ा सा मतलब इसका यूटिलाइजेशन नहीं है, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड की तो रेजोनेंस में बात ही नहीं हो रही। बट फिर भी हमें क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इधर है, एक इधर है और एक इधर है, ये तीन है। सेम वे यहां भी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, एक इधर है और एक इधर है, और ये तो कार्बन से ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। ये किससे ओवरलैप हो रहा है, कार्बन से। लेकिन यहां ओवरलैपिंग हो रही है हाइड्रोजन से, और दो दो इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। तो ये चीज क्लियर हो गई। बट जैसे हमने ऑलरेडी लेक्चर में सीक्वेंसिंग की और आपको बताया भी मैंने कि कभी भी अगर पाई बॉन्ड बन रहा है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, तो देयर इज वेरी लो चांस कि पाई बॉन्ड होगा। लो चांस क्या हो गई, अनलेस और अनटिल कोई इफेक्ट। और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो चांसेस हैं कि एक पाई बॉन्ड होगा, क्योंकि हमने डिस्कशन कर लिया है कि हाइब्रिडाइजेशन में अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो p ऑर्बिटल तभी इन्वॉल्व होगा हाइब्रिडाइजेशन में अगर उस पर लोन पेयर होगा। अगर वो हाफ फिल्ड और वैकेंट है तो हाइब्रिडाइजेशन चेंज हो जाएगी, यानी कि हाफ फिल्ड और वैकेंट ऑर्बिटल कार्बन में अनहाइब्रिड ही रहते हैं, ठीक है। एक केस है वो उसे हम मतलब इग्नोर कर सकते हैं, CF3 फ्री रेडिकल का, जस्ट वन केस, क्योंकि वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डोमिनेट कर रही। तो मैं बोलूंगा कि यहां पर आपके माइंड में क्या डायग्राम होना चाहिए p ऑर्बिटल का, कि ये जो अन पाई बॉन्ड है ये कैसे बन रहा है। तो ये एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है और जो आपस में ओवरलैप करके पाई बॉन्ड बना रहे हैं। दिस इज द ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ इथेन।
क्या ये कहीं इंटरेक्ट कर सकते हैं? नो, नो पॉसिबिलिटी। अब इंटरेक्शन होता कब है? अब इंटरेक्शन होने के लिए कंडीशंस क्या है? फर्स्ट, कि ऑर्बिटल्स के जो इलेक्ट्रॉन है थोड़े लूजली हेल्ड हो। सिग्मा में बहुत स्ट्रांगली हेल्ड होते हैं, लेकिन उसके साथ पाई में थोड़ा लूजली हेल्ड होते हैं, तो वो एंटी बॉन्डिंग से इंटरेक्ट करके पाई को अपनी तरफ ले आता है। यानी कि गड़बड़ हो रही है लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन से। मींस ये इलेक्ट्रॉन जो इजीली इंटरेक्ट कर लेते हैं। अब अगर साथ साथ दो लूजली हेल्ड पाई इलेक्ट्रॉन है, तो वहां पर इंटरेक्शन हर हाल में होके रहेगा। मतलब एक और स्ट्रक्चर बना रहा हूं, बड़े ध्यान से देखना बोर्ड पे, कि लेट से ये कार्बन है, सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, और CH2, ये हाइड्रोजन वाले बॉन्ड्स को अभी सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही बीच में इधर भी जो कार्बन है वो हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो ऐसे डायरेक्टली लिख दिया। बट जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है? इंपॉर्टेंट बात है कि ये p ऑर्बिटल है और ये भी एक p ऑर्बिटल। sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ये मैं आपको बता देता हूं। तो जैसे ही हमने बात की कि दिस कार्बन इज sp2, जैसे ही हमने बात की दिस कार्बन इज sp2 sp2 sp2, क्लियर हो गया कि एक p ऑर्बिटल पाई इंटरेक्शन में ही होगा। तो ये यहां पर हमने देखा कि क्या है, ये p ऑर्बिटल है जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है। और ये कौन से स्ट्रक्चर का ऑर्बिटल डायग्राम बना रहे हैं वो भी आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। दिस इज ब्यूटाडाइईन। तो sp2 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 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, एक p ऑर्बिटल है जो सारे एक ही लाइन में है। अब देखिए, बड़े ध्यान से देखना ये वाला पॉइंट, इनका आपस में इंटरेक्शन है, एट द सेम टाइम इनका भी आपस में इंटरेक्शन है, बट क्योंकि ये पैरेलल है और क्लोज है, तो थोड़ा थोड़ा इनका आपस में इंटरेक्शन चालू हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा इनका आपस में इंटरेक्शन चालू हो जाएगा। और इस इंटरेक्शन को आप खुद सोच सकते हो, आपने VBT पढ़ी है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, या कॉमन सेंस ही लगाना है, आप बताओ। इस वाले किसी भी एक को फिक्स कर लेते हैं। तो मैं अभी ऐसा करता हूं, मैं इस वाले ऑर्बिटल को फिक्स कर लेता हूं। फर्स्ट थिंग, मैं इस वाले ऑर्बिटल को क्यों नहीं फिक्स कर रहा हूं? बिकॉज ये ऑर्बिटल तो पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में है ही, और इसके आगे कोई p ऑर्बिटल है नहीं, तो उसके इंटरेक्शन के चांसेस नहीं है। सेम वे ये जो कार्बन है, ये भी किसी से इस तरफ तो इंटरेक्ट नहीं कर सकता, और इस तरफ फुल्ली इंटरेक्ट है पाई बॉन्ड बना। यानी कि जो इंटरेक्शन के चांसेस बनते हैं वो इन दो p ऑर्बिटल के बनते हैं। दे आर वेरी क्लोज, दे आर पैरेलल टू ईच अदर, दे आर ऑन द सेम प्लेन। यस, ये भी समझना जरूरी है कि दो p ऑर्बिटल सेम प्लेन पे होने चाहिए, तभी ओवरलैपिंग होगी। जैसे मैं बॉन्डिंग में बात समझाता भी हूं कि हेड टू हेड ओवरलैप है तो सिग्मा बॉन्ड, उसके बाद सिर्फ साइडवेज ओवरलैप पॉसिबल है। लेकिन आप खुद सोचो, ये फिंगर इस फिंगर से ही ओवरलैप कर सकती है, ये हेड टू हेड ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड बन गया, ये स्क्रीन पे दिख रहा है। हाँ, अब ये फिंगर इस फिंगर से ही हेड टू हेड ओवरलैप कर सकती है, ये फिंगर इस थंब से ओवरलैप नहीं कर सकती। तो दिस ओवरलैपिंग इज नॉट पॉसिबल। मतलब अगर दो p ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो दे आर ऑन द सेम, आप बोलोगे सेम प्लेन पे है, they are parallelly on the same plane so that they can overlap with each other। तो ये चीज हमें समझ आई कि रेजोनेंस के लिए एक तो p ऑर्बिटल का होना जरूरी है पैरेलली, प्लस सेम प्लेन पे होने का जरूरी है। अब वो जो इंटरेक्शन है वो क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो आई गेस वी कैन इजीली अंडरस्टैंड। इस इंटरेक्शन में ऐसा हो कि ये कह दे, ये वाला ऑर्बिटल कह दे, ये वाला कौन सा, थोड़ा मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये वाला ऑर्बिटल कहते हैं कि यार मैं ना, उस इंटरेक्शन के दौरान ऐसा हुआ कि वो खाली ऑर्बिटल लेके आ गए इसके पास, और क्योंकि एनर्जी है, मतलब कुछ वाइब्रेशन काइनेटिक एनर्जी हो रही है, ऐसा मान लो मूवमेंट है ये p ऑर्बिटल में, दे आर ऑसिलेटिंग एट देयर प्लेन, ठीक है। तो अब उस मूवमेंट में ऐसा एक क्षण आया कि ये अपना खाली ऑर्बिटल लेके आए, और उसी टाइम में एक ऐसा चांस आया कि ये अपना फिल्ड ऑर्बिटल लेके आया, तो बॉन्ड बन गया। एक चांस ये,
मतलब चांस क्या है कि दोनों अपने ये फिल्ड ऑर्बिटल लेके आए और ये एम्प्टी ऑर्बिटल एंड ओवरलैपिंग हो जाए। तो ऑब्वियसली जब इधर इंटरेक्शन होगा तो क्या ये इंटरेक्शन टूट जाएगा? बिल्कुल टूट जाएगा, क्योंकि एक बार में एक इंटरेक्शन हो सकता है। हमें लगता है कि हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं बट नहीं कर सकते। हमें लगता है कंप्यूटर मल्टीटास्किंग कर सकता है, नहीं, उसकी भी एक विंडो बंद होती है तो दूसरी ओपन होती है, चाहे बैकएंड पे कुछ भी चल रहा हो। सही में आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, बैकएंड पे चाहे कुछ भी चल रहा हो आपके दिमाग में, बट अभी आप लेक्चर देखने के साथ कुछ दूसरा काम नहीं कर सकते। तो यहां भी अगर ये इससे इंटरेक्शन कर रहा होगा तो ये वाला इंटरेक्शन ब्रेक करना होगा। ठीक है, ये वाला इंटरेक्शन क्या करना पड़ेगा? ब्रेक। सेम वे दूसरा चांस क्या है? दूसरी ये पॉसिबिलिटी है कि ये इस बार एम्प्टी ऑर्बिटल लाए और ये फील्ड ऑर्बिटल लाए। ठीक है, ये फील्ड और ये एम्प्टी, और वाइस वर्सा, अगली बार ये फील्ड लाए और ये एम्प्टी, और ये इंटरेक्शन पॉसिबल। दिस पाई इंटरेक्शन विद नेबरिंग पाई ऑर्बिटल या पी ऑर्बिटल इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। इसे क्या कहा जाता है? रेजोनेंस। लेकिन फिर एकदम से ना दिमाग में आता है कि ये सब क्यों, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है जरूरत इसकी? तो देखिए, ऐसा इसलिए है क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे एक ही चीज से सब कुछ एक्सप्लेन नहीं होती। जैसे मान लो आपकी पूरी तैयारी है और उस पूरी तैयारी के साथ आप अगर पेपर देंगे ना, हर बार मार्क्स अलग आएंगे, क्योंकि हर बार वो एनवायरनमेंट चेंज होगा, वो माहौल बदलेगा, वो चीजें बदलेंगी। तो एक ही फिनोमिना, एक ही स्ट्रक्चर यहाँ सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था। जैसे वेरी कॉमन एग्जाम्पल हम सभी ने एग्जाम्पल देखा हुआ है कि बेंजीन सारी, सिर्फ ये वाला बेंजीन सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। फिर हमने एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ किया बेंजीन का, जो सबसे ज्यादा पॉपुलर स्ट्रक्चर है बेंजीन के। ये दो हैं जो कैक्यूल ने ड्रॉ किए थे। हालांकि DEWAR मतलब DEWAR दीवार स्ट्रक्चर भी फेमस है, बट ज्यादातर ये दो स्ट्रक्चर फेमस है। ठीक है, दीज स्ट्रक्चर्स, अगर कहीं पे ऐसा स्ट्रक्चर बना है तो इसे बोला जाता है दीवार स्ट्रक्चर। ठीक है, बट ज्यादा ये पॉपुलर है, दिस इज कैक्यूल स्ट्रक्चर। ये बेंजीन के कैक्यूल वाले स्ट्रक्चर, ये अकेला सारी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, ये भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, इसलिए हमने दो स्ट्रक्चर बनाए। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये सारी बातें काल्पनिक है, मतलब दे आर रियल वर्सेस रील। ठीक है, ये रील काल्पनिक है, ये बस प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहे हैं तो मान लिए। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, उस फ्रेंड के बारे में आपसे सब अलग अलग बातें बताते हैं। किसी ने कोई बात बताई, किसी ने और आप सबकी बात मान रहे हो। क्यों? क्योंकि कुछ वो मैच कर रहे हैं। किसी की 10 में से 8 मैच कर रही है, किसी ने कुछ बातें बताई उसमें से 4 मैच कर गई, किसी की 1। इस तरीके से आपने उस दोस्त के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली। तो वो जो दोस्त है जिसके बारे में आपने इंफॉर्मेशन निकाली, जिन लोगों से पता करके, वो सब क्या थे? उनकी बातें हाइपोथेटिकल थी, और लेकिन उन सब की बातों को ऐड करके तुमने एक कंक्लूजन निकाल लिया जो तुम्हें लगता है कि यस इट इज रियल, क्योंकि ये तुमने उन सबको मिला के एक स्ट्रक्चर बनाया। तो उन सारी बातों को इकट्ठा करके अगर हम एक स्ट्रक्चर बना ले लाइक दिस, कि पाई बॉन्ड हर जगह है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो इन्हें बोला जाता है इमेजिनरी स्ट्रक्चर्स। ये वो बातें थी जो सब आके आपको किसी एक फ्रेंड के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये सारी बातें काल्पनिक है, लेकिन वास्तविकता से जो जो संबंध है, उस रील में से आपने रियल बातें निकाली और अपने दिमाग में एक पिक्चर क्रिएट कर ली। एंड दिस पिक्चर इज रेजोनेंस हाइब्रिड। और ये जो पिक्चर बनी दिमाग में, ये पिक्चर रियल है। ये क्या है? रियल। एंड दिस इज रील पिक्चर को क्या बोला जाता है? हाइपोथेटिकल। सबने बोला मुझे ऐसा लगता है, वैसा लगता है, और आप वो चीजें मैच करते चले गए। तो अब ऐसे ही केमिकल प्रॉपर्टीज में हुआ कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे,
हमने देखा कि जो सिंगल बॉन्ड लेंथ होती है यहां पे और जो डबल बॉन्ड लेंथ होती है इस पूरे बेंजीन में, वो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ बीच में आई। कहां आई वो? बीच में। तो मान लेते हैं कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ अप्रोक्सीमेटली 153 है, कार्बन डबल बॉन्ड है 133, तो बेंजीन में ये बॉन्ड लेंथ बीच में मिली 143। राइट? पहली चीज जिससे पता चला कि नहीं, एक स्ट्रक्चर काफी नहीं है। प्लस आगे एक और चीज है, एक और पॉइंट था जिससे पता चला, ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस किए गए बेंजीन के स्ट्रक्चर्स का, जब बेंजीन के स्ट्रक्चर का ओजोनोलिसिस किया तो उसका ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट सिर्फ इससे भी मैच नहीं कर रहा था, उसका ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट इस वाले स्ट्रक्चर से भी मैच कर रहा था। तो ओजोनोलिसिस केमिकल रिएक्शन भी ऐसी थी जिन्होंने कंफर्म किया यस, सम फिनोमेना लाइक रेजोनेंस एग्जिस्ट। ठीक है, तो अब हम इन सारी चीजों को क्यों इकट्ठा करें? बिकॉज दे कैन एक्सप्लेन ऑल प्रॉपर्टीज। और जो अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं जो मिलके एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, इसमें हमने सारी प्रॉपर्टीज ऐड कर दी हैं, इसे हमने बोला रेजोनेंस हाइब्रिड। और जो एक एक स्ट्रक्चर्स हैं जो उसकी प्रॉपर्टी अलग अलग एक्सप्लेन कर रहे हैं, उन्हें बोला गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल फॉर्म्स। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एंड कैनोनिकल फॉर्म्स, एंड दीज आर इमेजिनरी। बस हम इन्हें इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि ये कुछ कुछ प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट दिस इज रियल। ये बात हमें समझ आई। नाउ तो अब हमें ये भी समझ आया कि पाई ऑर्बिटल इंटरेक्ट कर रहा है। तो अब हम ये सब समझ चुके हैं कि रेजोनेंस में हमने पाई का पाई से इंटरेक्शन कंसीडर क्यों किया, क्योंकि सिग्मा इलेक्ट्रॉन इज टाइटली होल्ड। एक ही पॉसिबिलिटी है लूज इलेक्ट्रॉन का लूज इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन, यानी पाई का पाई से इंटरेक्शन पॉसिबल है। तो ये सब पढ़ने के बाद हमें समझ आया कि यस, रेजोनेंस इज इंटरेक्शन ऑफ पाई ऑर्बिटल विद पाई ऑर्बिटल। अब उसके बाद अगर हमसे कोई कहता है कि प्योरली रेजोनेंस को डिफाइन करिए, तो देखिए ये एक प्रोसेस है, ये एक फिनोमिना है, ये एक स्टेप वाइज चीजें हैं जिसे हम ओवरऑल रेजोनेंस कह देते हैं। यानी कि देयर आर टू और मोर स्ट्रक्चर्स विच एक्सप्लेन, जो एक्सप्लेन करेंगे किसी एक कंपाउंड की प्रॉपर्टी को, एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स और कैनोनिकल फॉर्म्स। एंड दिस फिनोमिना, ये जो मेथड है, दो या दो से ज्यादा स्ट्रक्चर किसी एक कंपाउंड की प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहे हैं, दिस होल फिनोमिना इज कॉल्ड एज रेजोनेंस। क्या कहा जाता है इसे? रेजोनेंस कहा जाता है। राइट? आई होप हमें रेजोनेंस का इंट्रोडक्शन बहुत ढंग से मिल गया है। अब हम चलते हैं हाउ टू ड्रॉ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, या हाउ टू एक्सेप्ट दैट इट इज अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो देखिए बहुत ही सिंपल चीज है। रेजोनेंस के लिए सबसे पहली कंडीशन तो क्या है? ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मस्ट बी अ वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या वैलिड स्ट्रक्चर ज्यादा सही बात है। वैलिड स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि अगर कार्बन 5 बॉन्ड नहीं बना सकता तो किसी भी रेजोनेटिंग फॉर्म में 5 बॉन्ड्स नहीं होने चाहिए। नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाता है, मैक्सिमम 5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो किसी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में उसके 5 बॉन्ड्स नहीं होने चाहिए। तो फर्स्ट थिंग इज स्ट्रक्चर शुड बी वैलिड। स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए? वैलिड होना चाहिए। तो अगर आपको एक स्ट्रक्चर ऐसे मेंशन किया हुआ है, ठीक है, लेट से एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है हमें नाइट्रोजन का माइनस प्लस डबल बॉन्ड O, फिर इसके बाद एक स्ट्रक्चर और लिख दिया गया like this, double bond N, double bond O, O minus and plus। ठीक है, और यहां पे हमने जब इस स्ट्रक्चर को इधर शिफ्ट किया तो इधर आ गया प्लस, एंड इधर बना दिया पाई। अब आपसे पूछा गया, या फिर हम इसे, ठीक है, कि क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है फर्स्ट एंड सेकंड? तो हम इसे बोलेंगे कि नो, इट इज नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। व्हाई? क्योंकि यहां नाइट्रोजन
5 बॉन्ड्स बना रहा है विच इज नॉट पॉसिबल, मीन्स दिस इज नॉट अ वैलिड स्ट्रक्चर, ये वैलिड स्ट्रक्चर नहीं है। मतलब अगर क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि वो वही काम कर रहा है रियल वाला जो वो कर सकता है, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स प्लस वेकेंट ऑर्बिटल, और अगर वेकेंट नहीं है लोन पेयर वाला ऑर्बिटल है तो वो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और लोन पेयर वाला ऑर्बिटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है, जिसे मैं आपको यहां दोबारा से समझाना चाहता हूं कि नाइट्रोजन का एग्जांपल जिन बच्चों को आता है दे कैन स्किप दिस पार्ट, कि नाइट्रोजन का अगर हम एग्जांपल देखें तो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p3, तो देखिए क्लियरली इट हैज 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, क्लियरली इट हैज 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, तो नाइट्रोजन कैन फॉर्म 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स, ऑल्सो इट हैज 1 लोन पेयर, इसके पास क्या है एक लोन पेयर है, तो it can form 1 coordinate bond. That's why nitrogen has covalency. Covalency is tendency to form covalent bond. Nitrogen has maximum covalency of 4. It can form 3 covalent bonds plus 1 coordinate bond. Right? तो आई गेस हमें ये चीज समझ आ गई कि कैसे हमें चेक करना है कि इफ स्ट्रक्चर इज वैलिड और नॉट, मतलब बॉन्डिंग का अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है, नहीं भी है तो मैं यहाँ एक्सप्लेन करता चल रहा हूँ, कुछ मिस हो जाए कमेंट करिए। ओके, तो फर्स्ट थिंग ये चेक करना है। सेकेंड चीजें जो चेक करोगे वो क्या, तो अब उसमें बोलोगे कि सर हमें रेजोनेंस स्ट्रक्चर ही बनाना नहीं आता, हम चेक कैसे करेंगे? अरे ये बिना बनाए चेक हो जाता है ना, इसीलिए पहले ही बता रहा हूँ कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप देखो और बता दो, ये बातों के लिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करना नहीं आना चाहिए। तो हम कहानी को ऐसे लेके चलेंगे कि पहले कौन सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, फिर उसके बाद हाउ टू ड्रॉ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, किसका योगदान ज्यादा है। यानी कि मुझे जिसके बारे में कुछ पता करना था और मैंने 5-10 लड़कों से उनके बारे में पता किया, तो कौन मुझे सबसे ज्यादा सही सूचना दे रहा था, उसका कंट्रीब्यूशन उसके डिस्क्रिप्शन में सबसे ज्यादा था, और किसका कंट्रीब्यूशन सबसे कम है। अब ये तो मैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाना आता है ना आता हो, कुछ चीज तो मैं कॉमन सेंस से पता लगा लूंगा ना, कि मान लो जिसके बारे में पता करना चाह रहा हूं, कोई मुझे आके बोले कि कल मैंने उसे 2 हाथ 2 पैर पे दौड़ते देखा था, तो ये तो मैं समझ जाऊंगा ना वैलिड नहीं है, क्योंकि अगर इंसान है तो 2 पैरों पे ही दौड़ रहा होगा। वो बोले कि कल मैंने उसे कुछ घास खाते देखा था या बैल मैंने हल चलाते देखा था, तो मैं समझ जाऊंगा ना वैलिड नहीं है। तो ऐसे ही जितनी केमिस्ट्री की अंडरस्टैंडिंग हमें है उससे आप ये इजीली बता दोगे कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर वैलिड है या नहीं, बॉन्डिंग से ही कि कितने बॉन्ड बना सकता है, एम्प्टी ऑर्बिटल है भी या नहीं। देन दूसरा पॉइंट कैसे बताएगा, पोजीशन ऑफ एटम इन अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, position of atom in a resonating structure is same। किसी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एटम की पोजीशन नहीं बदलेगी कभी, ठीक है, कभी भी नहीं बदलेगी। जैसे अगर हम बॉन्डिंग का ही स्ट्रक्चर देखें, COOO, मैं कार्बोनेट का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ठीक है, तो मैंने ये कार्बोनेट आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दिया, और उसमें एक रेजोनेंस हाइब्रिड भी बना देंगे, तो इसको सबको इधर ले आते हैं, ठीक है। तो देखो कार्बोनेट में यहां डबल बॉन्ड था, इधर सिंगल थे, इधर था नेगेटिव चार्ज। अगले स्ट्रक्चर में हमने देखा कि यहां डबल बॉन्ड आया, इधर सिंगल था, इधर आया नेगेटिव चार्ज, ठीक है। थोड़ा सा इसको इधर बना देते हैं और डिफरेंशिएट करने के लिए सबका कलर चेंज कर देता हूं। फिर अगली बार हमने क्या देखा कि डबल बॉन्ड अब आ गया यहां पर और इन पे था नेगेटिव चार्ज, ओके। तो ये भी एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो अब आप देखिए
इन तीनों स्ट्रक्चर को मैं आपको अभी बता रहा हूं कि दीज थ्री आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। व्हाई? बिकॉज इन तीनों स्ट्रक्चर में सभी एटम की पोजीशन क्या है? सेम है। और इन तीनों स्ट्रक्चर में बॉन्ड पेयर और लोन पेयर भी क्या है? सेम। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में एटम्स की पोजीशन सेम रहती है एंड नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर्स भी सेम रहते हैं। जैसे कि अगर अब मैं थोड़ी देर के लिए मानूं कि ये जो सिंगल बॉन्ड थे ना, ये तो फिक्स थे। देखो कार्बन के 3 बॉन्ड फिक्स हैं। ये जो इंटरेक्शन करने वाला ये लूजली हेल्ड है ना, जिसपे थोड़ी कम पकड़ है पाई बॉन्ड की, वो थोड़ा घूम रहा है इधर उधर। तो देख रहे हैं वो तीनों जगह घूम रहे हैं, तीनों जगह घूम रहा है। तो इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ बॉन्ड्स 1.33 हो गए, क्योंकि एक बॉन्ड फिक्स है और एक तीनों जगह कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.33। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स। ठीक है, तो यहां पर हमने बॉन्ड ऑर्डर निकालना भी सीख लिया है, जिसे आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे? 1 प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स प्लस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। और बॉन्ड ऑर्डर एक मुश्किल शब्द है नंबर ऑफ बॉन्ड्स को बोलने का, ताकि लोग डर जाएं और कहें कि कोचिंग लेना बहुत जरूरी है और टीचर से पढ़ना शुरू करें। वैसे पढ़ना तो आपको हमेशा ही चाहिए, चाहे मुश्किल शब्द आए या नहीं, क्योंकि ये एक इकलौती ऐसी चीज है लाइफ में कभी भी काम आ जाएगी। कौन सी पढ़ाई, कौन सी नॉलेज कब काम आ जाएगी, यू नेवर नो। बस एक ही चीज याद रखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी हमेशा कंजर्व है। आपने जो भी नॉलेज गेन की है कहीं ना कहीं इट विल बी यूटिलाइज्ड। अब क्या हुआ? तो ये जो स्ट्रक्चर था, यहां पर एक बॉन्ड तो फिक्स था और एक हर जगह घूम रहा था। 33% कॉन्ट्रीब्यूशन किया, 3 जगह बॉन्ड ऑर्डर 1.33। एंड यही वास्तविकता है, यही रियल है, बाकी सब रील है। तो रियल क्या है कि रेजोनेंस हाइब्रिड इज रियल। प्लस एक और चीज देखिए, ओवरऑल -2 चार्ज था, ओवरऑल -2 चार्ज था जो 3 ऑक्सीजन पे घूम रहा है। जब -2 चार्ज 3 ऑक्सीजन पे घूम रहा है तो इट विल बी -2/3 -2/3 एंड -2/3। क्या हो जाएगा? -2/3 -2/3 एंड -2/3। तो दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड एंड दे आर resonating structures, not real, hypothetical, but they are resonating structures because first point they are valid. Carbon can form 4 bonds only. Second thing कि these have fixed number of bond pairs and lone pairs. यानी कि एक और पॉइंट लिख लिया जाए कि resonating structures have same number of bond pairs। जो resonating structures होते हैं, बॉन्ड पेयर्स को सुन के घबराना नहीं है, ठीक है? सेम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स एंड लोन पेयर्स, उनमें नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर्स और लोन पेयर्स क्या होंगे? सेम। तो इस तरीके से आपको पता लग गया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन है, कौन नहीं। जैसे मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं CH3C डबल बॉन्ड O CH3, और ऐसे निशान बना दिया मैंने CH3COH डबल बॉन्ड CH2, पाई का इंटरेक्शन हो गया। ऐसे ही एक और स्ट्रक्चर बना रहा हूं N डबल बॉन्ड N और N, ठीक है? तो यहां पे अगर हम बताएं तो लेट्स से इधर -2 चार्ज है और इधर हम बात करें तो 0, और इधर हम बात करें तो 4, ठीक है, +1। अब इसका एक और स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, दैट इज N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N। इज दिस, क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? तो दीज आर नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है। व्हाई? Because position of atom is not fixed। यहां पर देखें तो हाइड्रोजन माइग्रेट करके यहां चला गया, यहां पूरा नाइट्रोजन ही घूम रहा है, इधर स्ट्रेट लाइन में, इधर ट्रायंगल बना के बैठा हुआ है।
तो यहां से हमें समझ आया कि वी कैन ऑल्सो प्रिडिक्ट। अभी देखो हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना नहीं सीखा है, लेकिन हम ये सीख सकते हैं, हम ये बता सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के रूल्स, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करने के ये रूल्स हम समझ चुके हैं, और आप इजीली बता देंगे कि इसमें से कौन सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर है और कौन सा रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे ये बात पूछूं कि क्या ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है या नहीं, सेम वे एक और चीज पूछता हूं कि ऐसे ही मैंने एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है और ये भी आपको बताना है कि वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है या नहीं। और यहां पर मैं आपसे बोलूंगा कि आपको ये भी समझना है कि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है तो क्यों नहीं। आप ये अपनी रफ कॉपी जो भी आपके पास है उस पर ये लिखें और आइडेंटिफाई करें कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर क्यों नहीं। नाउ अब मूव करते हैं रूल्स टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। किस तरीके से रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करें। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का मतलब है कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म्स को किस तरीके से हमें ड्रॉ करना है, राइट। सो इसमें देखिए, अब बड़े ध्यान से समझना, इसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है और बहुत आसान है। मैं 2-3 तरीके बताऊंगा जिसको हर स्टूडेंट को, किसी को कोई बात समझ आती है, किसी को कोई, तो जिसको जो सही लगे वो पिक कर लीजिएगा, राइट। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आप देखिए, ये हम समझ चुके हैं कि पाई ऑर्बिटल से इंटरेक्ट कर रहा है, और ये भी हम समझ चुके हैं कि पाई बॉन्ड पी ऑर्बिटल बनाते हैं। मींस हमें नीड है पैरेलल पी ऑर्बिटल की। इसका मतलब पी ऑर्बिटल शुड बी पैरेलल एंड प्लेनर। एंड अब अगर इंटरेक्शन है तो आप खुद सोचो, कोई किसी से कब इंटरेक्ट करेगा, तो इंटरेक्शन के दौरान किसी पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो, कोई इलेक्ट्रॉन रिच हो। मतलब चांसेस क्या है इंटरेक्शन के चांसेस, अगर कोई चीज 100% न्यूट्रल है, लेट से ये पाई या पी ऑर्बिटल न्यूट्रल है और ये पी ऑर्बिटल भी न्यूट्रल है, तो आप खुद सोचिए इसके इंटरेक्शन के चांसेस दोनों तरफ क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर। बड़े ध्यान से सुनते जाना, हैव पेशेंस। उसके बाद अब मैं आपसे बोल रहा हूं कि अब दोबारा से मेरे पास पैरेलल पी ऑर्बिटल है और आपको मैं बोलता हूं कि एक चार्ज्ड है। अब चार्ज्ड प्लस का मतलब और माइनस का मतलब आप खुद अब तक समझ चुके हो। जब से मैं लेक्चर 1 से एक बात बोल रहा हूं कि केमिस्ट्री में सब नेगेटिव है। प्लस का मतलब है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी लेस है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज लेसर, एंड माइनस मीन्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर, राइट। नाउ अब p ऑर्बिटल को इंटरैक्ट करना है। अगर ये p ऑर्बिटल यहां इंटरैक्ट करेगा तो ध्यान से सुनना, इट शुड कैरी सम एक्स्ट्रा चार्ज, यानी कि हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉन या फुल्ली फिल्ड। समझना मेरी बात को, अगर यहां पे लेस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ऑर्बिटल से इंटरैक्ट करने जा रहा है तो इस ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इट शुड बी ईदर हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड। अब आप समझिए, अगर ये इंटरैक्ट करेगा हायर डेंसिटी वालों के साथ तो इस केस में इसे क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, एम्प्टी। ठीक है, ये क्या होगा, हाफ फिल्ड होगा और एम्प्टी होगा, राइट। अगर ये बात आपको समझ आई तो धीरे धीरे रूल्स ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी आपको समझ आएंगे। और ये कहां कनेक्ट होगा थोड़ा अभी आगे, बस ये बात सुन लो, माइंड में रखो, अभी समझ आएगा ये कहां कनेक्ट होने वाला है। अब देखिए, एक स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया ब्यूटाडाइईन। ये जो ब्यूटाडाइईन है, यहां पर ये चारों कार्बन स्ट्रेट लाइन में है और चारों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, बिकॉज सभी के पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। कितने सिग्मा बॉन्ड है सभी के पास,
तीन, एवरी कार्बन हैज 3 सिग्मा बॉन्ड, राइट। तो सभी के पास 3 सिग्मा बॉन्ड है। अब जब 3 सिग्मा बॉन्ड है तो एंगल भी 120 डिग्री होगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड एंगल इज 120 डिग्री। 120 डिग्री मींस क्या मतलब हुआ इसका ये मतलब हुआ कि 120 पे आपको स्ट्रक्चर बनाना है। जैसे कि अगर आपने ये C डबल बॉन्ड C बनाया तो आप 2 हाइड्रोजन 120 पे बनाएंगे। अब अगर ये C डबल बॉन्ड C है तो यहां पर अगर हम बात करें तो एक हाइड्रोजन यहां जाएगा और एक कार्बन 120 पे आएगा। सेम वे अब ये कार्बन भी अगर 120 डिग्री पे जाएगा तो इधर हाइड्रोजन आएगा, इधर हाइड्रोजन आएगा और इधर हाइड्रोजन। दिस इज द एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटाडाइईन, ब्यूटा 1,3 डाई। सभी 120 पे है और ये जो p ऑर्बिटल है ये प्लेनर है, सेम प्लेन पे। सेम प्लेन पे होने की वजह से, ठीक है, सेम प्लेन मतलब ये बोर्ड का प्लेन। कई बार सेम प्लेन का मतलब समझ में आता है स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन नहीं, बस सेम प्लेन पे कि अगर वो कहीं भी मूव करे तो ओवरलैप कर सके। अब ऐसे ही यहां भी है और यहां भी है, राइट। अब ये ओवरलैप्ड बॉन्ड, तो यहां पर पहले इन्होंने बड़े ध्यान से सुनना, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बना लिया है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है और बॉन्ड फॉर्मेशन है जिसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ दिस p ऑर्बिटल इन ऑर्डर टू गेन मोर स्टेबिलिटी, जनरली जो p ऑर्बिटल होते हैं क्योंकि लूजली हेल्ड होते हैं, साइडवेज ओवरलैपिंग की वजह से दीज आर लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब ये लूजली वर्ड पे मैं इतना फोकस इसलिए कर रहा हूं क्योंकि लूजली का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड अभी भी थोड़ा वाइब्रेट कर सकता है, थोड़ा मूव कर सकता है, थोड़ा ऑसिलेट कर सकता है। इट कैन हैव सम, यू कैन से मूवमेंट, एक्स्ट्रा मूवमेंट ड्यू टू साइडवेज ओवरलैप। लेकिन वही हेड टू हेड ओवरलैप होता तो वो मूवमेंट कम होती क्योंकि स्ट्रांगली बॉन्डेड होता, एरिया ऑफ ओवरलैप बहुत ज्यादा होता है। ये लाइन इस बात को सजेस्ट करती है कि ये p ऑर्बिटल्स क्योंकि लूजली हेल्ड है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स लूजली हेल्ड है, तो दे कैन मूव टू एंड फ्रो एट रूम टेम्परेचर। दे हैव सम एनर्जी ड्यू टू दिस वाइब्रेशनल एनर्जी, ये टू एंड फ्रो मूव कर रहे हैं। अब इसकी वजह से ये इंटरैक्ट करने लगेंगे एडजेसेंट साथ वाले p ऑर्बिटल के साथ। इनका इंटरैक्शन इससे जैसे ही स्टार्ट होगा, अब दो ही तरीके हैं क्योंकि ये पूरा स्पीशी कार्बन है, नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, क्योंकि चारों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है। तो अब यहां पर मैं आपसे पूछता हूं, इट्स अ वेरी कॉमन सेंस, कि ये अगर p ऑर्बिटल इससे इंटरैक्ट करने जाएगा तो कैसे भी जा सकता है, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके भी जा सकता है और यहां पे इलेक्ट्रॉन लीव करके एम्प्टी भी जा सकता है। दोनों पॉसिबिलिटीज हैं, राइट, दोनों पॉसिबिलिटी है। तो अब यहां पे आप समझिए कि क्या पॉसिबिलिटी हुई हमारे पास। सबसे पहले हमने सोचा कि ये ऑर्बिटल हो गया खाली, ठीक है, तो ये ऑर्बिटल खाली हो गया, तो इसे नेक्स्ट उस पे समझते हैं कि क्या हुआ फिर उससे, ठीक है। तो जैसे ही ये ऑर्बिटल खाली हुआ तो मैं ये कहता हूं कि क्या पॉसिबिलिटी होगी, क्या हम सोच पा रहे हैं? यस, वी कैन इजीली थिंक कि अगली पॉसिबिलिटी ये है कि ये ऑर्बिटल खाली हुआ, मतलब इसने अपना इंटरेक्शन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स के लिए तोड़ा, और जब तोड़ा तो वो दोनों अपने इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल को देके खाली हो गया। अब आप समझिए ध्यान से, जैसे ये खाली हुआ ये प्लस नहीं हो गया, बिकॉज स्पीशी अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बैठा है तो न्यूट्रल है। अब ये हो गया एम्प्टी, और केमिस्ट्री में जो एम्प्टी ऑर्बिटल है जिसपे इलेक्ट्रॉन की कमी है उसे प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं या डेल्टा प्लस। अब जैसे ये खाली हुआ, प्लस विल अट्रैक्ट माइनस, यानी कि जब ये इससे इंटरैक्ट करने जाएगा, ध्यान से सुनना बात को, जब ये इससे इंटरैक्ट करने जाएगा तो क्योंकि ये एम्प्टी है तो ये इसके इलेक्ट्रॉन भी लेके जाएगा, मींस इट विल अट्रैक्ट नाउ, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, प्लस हो गया है, तो ये माइनस को ही अट्रैक्ट करेगा। तो अब जब ये पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है, अब जब ये पॉसिबिलिटी होगी तो ये बॉन्ड फिर टूटा,
अब ये बॉन्ड जब टूटा तो इस बार ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके अलग हुआ। अब ध्यान से सुनना, ये कैसे भी इंटरेक्ट हो सकता था क्योंकि सारे न्यूट्रल हैं, तो इस बार ये एम्प्टी ऑर्बिटल लेके आया और ये हुई न्यू ओवरलैपिंग। और क्योंकि प्लेनर है, कैन ओवरलैप। भाई प्लेनर में ऐसा तो नहीं है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया, तभी प्लेन में ऐसे होगा तो भी ओवरलैपिंग हो जाएगी, क्योंकि 3 डायमेंशनल है, बोर्ड पे हमने 2 डायमेंशनल है। तो ब्रेन थोड़ा सा यहाँ पे आपको अपना विजुअलाइजेशन एक्सपैंड करना पड़ेगा। ठीक है, अब आप इजीली बता सकते हैं कि एम्प्टी ऑर्बिटल का मतलब क्या हुआ। एम्प्टी मतलब प्लस और फिल्ड मतलब माइनस। अभी इसी स्ट्रक्चर को मैं बॉन्ड लाइन नोटेशन में ड्रॉ करूंगा, तो कैसे ड्रॉ करूंगा देखिए आप। ठीक है, हाउ आई विल ड्रॉ इट। तो देखिए, तो जो इंटरेक्शन मैंने आपको ये ऑर्बिटल का समझाया, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू विजुअलाइज। देखिए मैं बार बार आपको बोलूंगा, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, बार बार पूरी कोशिश करोगे समझने की। मतलब ठान लो मुझे कोई भी चीज बिना समझे आगे नहीं जाना है, क्योंकि पूरा 1 साल है हमारे पास। अभी 1 शॉट वीडियोस शॉर्टकट पे बिल्कुल नहीं जाना है, राइट। तो यहां पर अब जब ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ तो इसको मैं शो कैसे करूंगा। देखो, इसको ऐसे शो किया कि ये बॉन्ड ऐसे टूटा कि ये ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन छोड़ के आया, इधर से खाली ऑर्बिटल जो है वो इंटरेक्ट किया, और इधर से फिल्ड ऑर्बिटल आया, ये बॉन्ड तोड़ के इधर आया। तो जब ये प्रोसेस हुआ तो उसके बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर बना, जो सेकेंड स्ट्रक्चर बना, उसमें क्या हुआ, उस स्ट्रक्चर में ये बॉन्ड टूटा, यहां आ गया, जहां इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा उधर क्या आएगा, माइनस, जहां से शिफ्ट होगा उधर क्या आएगा, प्लस, एंड दिस इज डबल बॉन्ड। दिस इज अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये ब्यूटाडाइन का रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, और ये अभी हमने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। फाउंडेशन है, आराम से समझना है, बिकॉज रेजोनेंस एक ऐसा टॉपिक है थ्रू आउट ऑर्गेनिक डाउट होता है, तो इसीलिए ऑर्बिटल डायग्राम का मैंने लेक्चर अलग लिया तो कि विजुअलाइजेशन हो। और अब यहाँ पे भी हम पूरी कोशिश करेंगे विजुअलाइज करने। नाउ अब इसी को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है इतनी देर में मैं 10 क्वेश्चन कर लेता। 10 डेटा याद करना, 10 क्वेश्चन के आंसर याद करना और समझना, ये थोड़ा सा आप समझो। अब बच्चा मेरे से पूछता है कि सर ये कैसे पता चलेगा कि मुझे कंसेप्ट समझ आ रहा है। देखो, जो समझ में आ जाए, जो एक बार दिमाग में आ जाए फिर ना जाए, उसे ही कंसेप्ट कहते हैं। तो अब यहां पर हम एक और पॉसिबिलिटी देखते हैं। तो लेट्स सी वन मोर पॉसिबिलिटी। एक और पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तो वो एक पॉसिबिलिटी मैं बताता हूं आपको कि वो एक और पॉसिबिलिटी क्या पॉसिबल है, और आई थिंक आप उसे इजीली सोच सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, पहले बॉन्ड ऐसे टूट रहा था कि ये एम्प्टी ऑर्बिटल लेके आ रहा था। अब बॉन्ड ऐसे टूटा है कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है। मतलब अब जब ये बॉन्ड टूटे तो दोनों इलेक्ट्रॉन आए और दिस इज एम्प्टी। मतलब क्योंकि पाई ऑर्बिटल्स और साइड ओवरलैप थोड़ा लूजली हेल्ड होते हैं, थोड़ा सा लूज हेल्ड होने की वजह से थोड़ा सा दे कैन ऑसिलेट। तो उस मूवमेंट में एक बार ये ऐसे टूटा कि इस पे इलेक्ट्रॉन और इस पे नहीं है। अब आपको पता है जिस पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता वो क्या होता है, प्लस, और ये क्या है, माइनस। इट विल अट्रैक्ट प्लस, यानी कि ये जो ओवरलैपिंग थी ऑलरेडी यहां पर, अब ये ब्रेक होगी, और ये इस तरीके से ब्रेक होगी कि दोनों इलेक्ट्रॉन यहां चले जाएंगे। इसे समझने का एक और तरीका है, दिस इज नेगेटिव, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये इसको रिपेल करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन उधर चला गया। अब एक बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, एक फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल और एक एम्प्टी ऑर्बिटल, और ये ओवरलैप हो गया। दिस इज अनदर वे ऑफ इंटरैक्शन ऑफ पाई ऑर्बिटल। और ये किसी भी तरीके से क्यों हो सकता है, बार बार मेरी बात ध्यान सुनना, ये किसी भी तरीके से इसलिए हो रहा है क्यों, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस 0 है। ठीक है, नाउ अब आते हैं यहां पर कि अब इधर हुआ क्या। तो अगर हम देखें तो इधर ये डायरेक्शन अब अपोजिट हो गई है। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो रहा है, राइट। तो
तो क्या हुआ है, तो अब आप समझ सकते हो कि क्या हुआ यहाँ पर। ये इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट हुआ, ये ऑर्बिटल खाली हुआ। एम्प्टी ऑर्बिटल मतलब प्लस, इलेक्ट्रॉन की कमी को प्लस से शो करते हैं। फिल्ड ऑर्बिटल मतलब माइनस। दिस इज अनदर स्ट्रक्चर। ये भी कुछ प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर रहा है, और इससे पहले जो ड्रॉ किया था हमने, ये भी कुछ प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर रहा है। तो सर क्या ये दोनों तरफ मूव कर सकता है? इन दिस केस यस। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है? 0 है। तो वी कैन से ब्यूटाडाइईन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने होंगे? तो ब्यूटाडाइईन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कितने होंगे? एक बार हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन पूरा इस तरफ जाए, एरो ऑलवेज रिप्रेजेंट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टेल रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन कहां था, हेड रिप्रेजेंट करता है इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा। यानी जहां हेड है वहां माइनस आएगा और जहां टेल है वहां प्लस आएगा। लेकिन सर आपने इधर टेल भी बीच में बनाई है और हेड भी बीच में, जहां शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो टेल बीच में बनाई है। जब बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो हेड भी बीच में बना है। लेकिन यहां टेल बीच में है लेकिन हेड कार्बन पे है, क्योंकि इधर वो इलेक्ट्रॉन पूरे एक ही एटम पे जा रहे हैं, कार्बन पे। तो इसका रेजोनेंस जो स्ट्रक्चर बनेगा दैट इज CH2, इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया प्लस, CH डबल बॉन्ड CH2 माइनस। ये रिवर्स भी हो सकता है एब्सोल्युटली, बिकॉज देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो सभी sp2 हाइब्रिडाइज हैं। कई बार एटम अगर सेम होता है लेकिन हाइब्रिडाइजेशन अलग होती है तो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग हो जाती है, बट यहाँ पे ये भी क्या है? सेम है। तो इसका दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर कैसा बन रहा है? CH2 माइनस, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 प्लस। तो इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हुए? 3। ठीक है, इट हैज 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अगर आपसे पूछा जाए कि ब्यूटाडाइन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं? 3 है। तो यहां हम क्या सीख रहे हैं? हाउ टू ड्रॉ रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहां हमने क्या सीखा आप बताइए। यहां पर इस पूरे डिस्कशन को अब समराइज करने का वक्त आ गया कि सीखा क्या है। तो यहां पर जो हमने सीखा है वो है स्टार पॉइंट। तो हमने सबसे पहले सीखा है कि इफ देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, देन पाई इलेक्ट्रॉन कैन इंटरैक्ट ईदर साइड। तो जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो किसी भी तरफ इंटरैक्ट कर सकता है। एंड जब पाई इलेक्ट्रॉन इंटरैक्ट करे, किसी भी तरफ कर सकता है, तो एक बार इलेक्ट्रॉन राइट साइड भी मूव कर सकता है और लेफ्ट साइड भी। तो यू कैन से, तो इलेक्ट्रॉन पेयर कैन शिफ्ट इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट कर सकते हैं, ये हमने सीखा। और रूल, अब रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाने का तरीका क्या है? तो तरीका यही है कि एरो में एक टेल होता है और एक हेड। तो हेड क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन पेयर कहां पहुंचा, और ये क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर कहां से गया। तो फ्रॉम टू, ये बताता है इलेक्ट्रॉन पेयर कहां से कहां गया। लेकिन अगर यही बन रहा हो बॉन्ड, यही क्या बन रहा हो? बॉन्ड, तो एरो में जैसे ए बी, और यहां पर हमने लिख दिया, ऐसे लिख देता हूं, और एक्स। अब अगर कभी भी बॉन्ड वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा कहीं पर, अगर वो किसी एटम पे शिफ्ट होगा तो एरो आएगा इस तरफ। टेल मतलब एरो ऑलवेज रिप्रेजेंट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टेल बताएगा इलेक्ट्रॉन कहां था, हेड बताएगा इलेक्ट्रॉन कहां गया। अब अगर ऐसा होगा कि बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड शिफ्ट होगा, तो लेट से ऐसा है, इस तरीके का कुछ, तो टेल भी
बीच में आएगा और हेड भी बीच में आएगा। तो अगर हेड और टेल बीच में है इट मींस बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन। अगर टेल बीच में है मींस बॉन्ड ब्रेकिंग, इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट। हेड बीच में है लेकिन टेल किसी एक एटम पे है तो टेल पे लोन पेयर है और हेड क्या बता रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन। आप इस तरीके से मेरी इस बात को समझ सकते हैं कि बिटवीन का मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन, किसी एक पे मतलब शिफ्टिंग। ये डायरेक्शन हमें बताता है। ये पहला स्ट्रक्चर हमने सीख लिया। सेकेंड थिंग, इसी स्ट्रक्चर का एक दूसरा पॉइंट समझते हैं। लेट्स से वी हैव अ क्लोज्ड साइक्लिक रिंग। अब ये तो ओपन था, अब ऐसा ही क्लोज्ड स्ट्रक्चर आ जाए। तो अगर ऐसा ही क्लोज्ड स्ट्रक्चर आ गया तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का क्या रूल है, इसका ये रूल है कि यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन एक साथ शिफ्ट होंगे। तो देखो एरो में हेड और टेल बड़े ध्यान से देखना, ये है टेल, ये है हेड। टेल भी बीच में, हेड भी बीच में। इट शोज दैट कि बॉन्ड टूटा, बॉन्ड बना। टेल भी बीच में और हेड भी बीच में। इट शोज दैट बॉन्ड टूटा, बॉन्ड बना। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर में प्लस माइनस नहीं आता। कंडीशन इज अगेन सेम, नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। 6 के 6 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो यहां पे हम क्या पॉइंट लिखेंगे, ऑल पाई इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्ट साइमल्टेनियसली। सारे इलेक्ट्रॉन पेयर साइमल्टेनियसली एक साथ शिफ्ट होंगे इन अ साइक्लिक कंपाउंड, एक साइक्लिक कंपाउंड में विद नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। तो जब मैं बार बार ये बात बोल रहा हूं तो आपके मन में आएगा यानी कि कोई ऐसा कंपाउंड हुआ जहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो वहां चेंज आएगा। यस, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आते ही हम ये देखेंगे कि अगर बॉन्ड का हेट्रोलिटिक क्लीवेज हो सकता है एंड नेगेटिव चार्ज बिकम्स स्टेबल ओवर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो इसको समझेंगे अगले दो एग्जाम्पल से। इन दो एग्जाम्पल की इंपॉर्टेंस आपके माइंड में और बढ़ जाने वाली है। जैसे बड़े ध्यान से देखो, अब ब्यूटाडाइईन जैसा ही, ठीक है, ब्यूटाडाइईन जैसा ही एक स्ट्रक्चर और बनाया हमने, राइट। लेट्स ड्रॉ अ स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटाडाइईन। CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड O। तो देखें तो दिस इज prop2ene1al एंड इट्स कॉमन नेम इज एक्रोलीन। क्या है, एक्रोलीन। नाउ अब मैं चाहता हूं कि आप इसका ऑर्बिटल डायग्राम भी जरूर समझे। विजुअलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक। तो आप विजुअलाइज भी करें इस चीज को कि कैसे ये है। तो देखो अगर आप इसको विजुअलाइज कर पाए तो अभी मैं ये तो समझ चुका हूं कि आप ये विजुअलाइज कर पाएंगे बॉन्ड। नाउ इट्स टाइम टू विजुअलाइज पाई बॉन्ड्स। तो क्या होगा यहां पे ध्यान से देखना। ऑब्वियसली पाई ऑर्बिटल बन रहा होगा तो डेफिनेटली पी ऑर्बिटल्स ही ओवरलैप कर रहे होंगे। ओके, और ब्यूटाडाइईन और इस स्ट्रक्चर में क्या फर्क है बताओ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्यूटाडाइईन एंड एक्रोलीन या prop2ene1al? क्या फर्क है इस स्ट्रक्चर में। prop2ene1al और एक्रोलीन। तो ब्यूटाडाइन में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं था, यहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। मींस यहां इलेक्ट्रॉन क्लाउड का नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है और इधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अगर इस स्ट्रक्चर को मैं बनाऊं तो बड़े ध्यान से देखना, क्या ये कुछ ऐसा बनेगा। अगर मैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो बड़े ध्यान से देखना, क्या वो कुछ ऐसा आएगा। मतलब
किस तरीके से आ रहा है कि ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है और कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। और अगर यहां बनाऊं तो वो डायग्राम कुछ ऐसा आएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। अब मैं आपसे पूछूं, इधर कार्बन और इधर कार्बन दोनों में कोई चार्ज है? अभी नहीं। बट अगर यहां पूछे तो व्हाट वी कैन से कि यस, नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है उसे बोलते हैं माइनस, और जिधर कम होती है उसे क्या बोलते हैं? प्लस। कैन यू प्रिडिक्ट नाउ? अब मुझे लगता है आप ही प्रिडिक्ट कर सकते हो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अपोजिट अट्रैक्ट, प्लस अट्रैक्ट माइनस, मतलब इट्स वेरी क्लियर कि इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन ऑक्सीजन साइड है। अब मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये अपोजिट साइड फ्लो हो सकता है? नेवर, क्योंकि इधर प्लस है इधर माइनस है। इलेक्ट्रॉन वहीं जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, यानी टुवर्ड्स डेल्टा प्लस साइड, जिसकी वजह से यहां भी नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा आ जाता है, जिसे हम पहले इफेक्ट में पढ़ चुके हैं, व्हाट? इंडक्टिव इफेक्ट। क्या पढ़ चुके हैं? इंडक्टिव इफेक्ट, राइट। तो इसी चीज को हम और कैसे लिख सकते हैं? तो यहां से क्लियर हुआ कि इलेक्ट्रॉन उस तरफ आएगा। अब इसी चीज को हम वर्ड्स में लिखने जा रहे हैं कि इफ देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, बहुत ध्यान से सुनना, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो फिर इन अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में पाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इलेक्ट्रॉन किस तरफ ट्रांसफर होगा? जहां पर एलिमेंट बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, राइट। मतलब यहां पर हमने ब्यूटाडाइन में इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर दिया था, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में हमने इलेक्ट्रॉन को फ्लो कर दिया था और बना दिया था, ठीक है। आई गेस वो स्ट्रक्चर आ गए, हाँ। तो ये रहा। तो यहां पर ब्यूटाडाइन में जब हम किसी भी डायरेक्शन में शिफ्ट कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन को, लेकिन अगर हम बात करें एक्रोलीन में तो इधर किसी भी डायरेक्शन में नहीं होगा, इधर शिफ्ट होगा टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये बात समझनी है। तो रूल्स टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन को एंड फ्लो ईदर साइड। बट अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो देखो, बड़े ध्यान सुनना, इसका एक ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। ध्यान दो, मैंने टेल कहां बनाया है? बीच में, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से शिफ्ट हो रहे हैं। हेड कहां बनाया है? बीच में। बीच में हेड, बीच में टेल बताता है बॉन्ड टूटा है, बॉन्ड बना है, ठीक है। तो अगर बीच में हेड है, बीच में टेल है, तो बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन। बट अगर टेल बीच में है और हेड ऑक्सीजन पे है, इट शोज बॉन्ड ब्रेकिंग और ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन आएगा। हेड हमेशा बताता है इलेक्ट्रॉन कहां आया। तो जो ये स्ट्रक्चर है वो कैसा बना? CH2 डबल बॉन्ड की जगह भी हो जाएगा सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड CH O माइनस, ऑक्सीजन पे नेगेटिव और इस पे क्या आ गया? पॉजिटिव। तो ये इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। तो ब्यूटाडाइन के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं, लेकिन एक्रोलीन के 2 ही रेजोनेंस स्ट्रक्चर हैं। इसका अपोजिट वाला, उसका कंट्रीब्यूशन ना के बराबर है, हालांकि कई जगह बना होता है और स्टेबिलिटी पूछ सकते हैं, बट उसका कंट्रीब्यूशन ना के बराबर है और हम इसके 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मानते हैं, राइट। नाउ अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एक्रोलीन के रेजोनेंस स्ट्रक्चर की, तो इसका ऑर्बिटल डायग्राम के थ्रू भी अगर आप इसे समझना चाहते हैं तो वी कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल नाउ। अब हम इसे समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन दिखाया था इसका। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं ऑर्बिटल डायग्राम से। तो अब आप बताइए, ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा तो बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, बॉन्ड टूट गया। और जब बॉन्ड टूटा तो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे रहे। जब दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे रहे तो ये ऑर्बिटल खाली, इट इज प्लस।
तो प्लस क्या करेगा, अट्रैक्ट माइनस, यानी ये इसको फोर्स करेगा कि इसके इलेक्ट्रॉन्स ब्रेक किस तरीके से हो, इनके लोन पेयर को या बॉन्ड पेयर को अट्रैक्ट करेगा और ये खाली रह जाएगा। और इसको हम एज इस ओवरलैपिंग शो कर देंगे। वी कैन एक्सप्लेन दिस एज अ न्यू ओवरलैपिंग। इधर एम्प्टी है तो इट विल गेट प्लस, इधर लोन पेयर है तो इट विल गेट माइनस। तो इस चीज को हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, सी एच एच, इधर आ गया प्लस, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, इधर आ गया माइनस, राइट। तो आई गेस आपको समझ आया अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो क्या फर्क आया, क्योंकि वहां पे हमेशा टूवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट साइड इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। अगला एग्जांपल और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, साइक्लिक। वहां बेंजीन लिया था, यहां क्या एग्जांपल ले लेते हैं, पिरिडीन, ठीक है, C5H5N, राइट। ये पिरिडीन है, इट्स लाइक बेंजीन, बट बेंजीन में और इसमें क्या फर्क है, इट हैज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो सुनो बड़े ध्यान से, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से यहां पर नाइट्रोजन और कार्बन का बॉन्ड टूटता है, हेट्रोलिटिक क्लीवेज होगा। देखो मैंने इलेक्ट्रॉन कैसे शो किया है, यहां पर टेल है बीच में, हेड है नाइट्रोजन पे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये बॉन्ड जो है टूटा, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे आया नेगेटिव, इट मींस इट्स अ लोन पेयर, और कार्बन पे आया पॉजिटिव एंड इट इज स्टेबल। अब मैं अगर आपसे पूछूं इलेक्ट्रॉन की फ्लो डायरेक्शन का बताओ, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, आप इजीली बता दोगे कि प्लस विल अट्रैक्ट माइनस, ठीक है। यानी कि आपको बिल्कुल समझ आ गया कि एरो हेड बीच में आएगा, टेल भी बीच में आएगा, यानी बॉन्ड टूटेगा बॉन्ड बनेगा। तो क्या आप ये विजुलाइज कर पा रहे हो ऑर्बिटल की फॉर्म में भी, जैसे मैंने पहले 3 स्ट्रक्चर बनाए हैं ऑर्बिटल की फॉर्म में, तो क्या आप इसे ऑर्बिटल की फॉर्म में विजुलाइज कर पा रहे हैं। इधर आ गया प्लस, ठीक है, अब अगेन प्लस विल अट्रैक्ट माइनस, तो फिर से ये इधर शिफ्ट होगा, और ये जो स्ट्रक्चर है इसमें क्या चेंज आएगा, अब ये बन गया यहां पर बॉन्ड और यहां पे आ गया प्लस, राइट। अब उसके बाद क्या है, ये प्लस है और ये क्या है माइनस। तो अब देखो जरा, टेल है नाइट्रोजन पे, हेड है बीच में, इसका मतलब लोन पेयर शिफ्ट हुआ और क्या बना रहा है, बॉन्ड। तो अगला जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, ये प्लस और माइनस अलग रह ही नहीं सकते, तो ये बॉन्ड बना ले, ठीक है। तो हमारे पास कितने स्ट्रक्चर आ गए यहां पर, अगर हम बात करें पिरिडीन के, तो देखिए बेंजीन में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं था, तो पाई बॉन्ड शिफ्ट हुए और बॉन्ड स्ट्रक्चर्स कितने बने, 4, वो कह रहा हूं 4, 2, लेकिन पिरिडीन पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बने, 5। नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स इन पिरिडीन, ठीक है, इज 5। और आपको ये भी क्लियरली नजर आ रहा है, अगर हम पोजीशन काउंट करें, ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5, कि यहां पर प्लस चार्ज आ रहा है फर्स्ट पे, फिर आ रहा है थर्ड पे, और फिर आ रहा है फिफ्थ पे, और सेकंड पे प्लस नहीं है और फोर्थ पे प्लस नहीं है। यानी कि यू कैन से फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट प्लेसेस, सेकंड एंड फोर्थ आर इलेक्ट्रॉन रिच प्लेसेस। और नाइट्रोजन पे भी लोन पेयर है, अगर एसिड बेस रिएक्शन की पॉसिबिलिटी है तो H+ अटैक करके बना देगा, बट कार्बोकेटायन जनरेट होगा। अब यहां पर अगर किसी को अटैक करना है जो इलेक्ट्रॉन रिच है, यानी जिसपे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो कहां अटैक करेगा, 1 5 3। अब यहां पे आप ये भी देखेंगे पांचों स्ट्रक्चर में कि फर्स्ट पे पॉजिटिव, थर्ड पे सब पे एक एक बार प्लस आया, यानी कि सब पे इक्वल
चांसेस है। तो इस तरीके से आप मोर सब्स्टिट्यूटेड कहाँ अटैक करेगा ये भी फाइंड कर सकते हैं। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन भी हमें PYQ में मिला है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमने प्रीवियस ईयर में देखा है। तो आई होप ये हमें क्लियर हुआ। अब यहां पर बस एक ही डाउट आपके माइंड में आ रहा होगा कि साइक्लिक रिंग में कार्बन नाइट्रोजन को तोड़ दिया, माइनस और प्लस अलग कर दिया, तो ये हमने ओपन चेन में क्यों नहीं किया? यानी कि एक्रोलीन में भी हम प्लस माइनस को तोड़ के रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते थे क्या? तो अगर मैं बोलूं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ने एल्डिहाइड कीटोन में तो ऐसा किया है कि वो एक पाई बॉन्ड तोड़ के बस प्लस और माइनस को रेजोनेंस शो किया है, उसको एज अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर काउंट कर सकते हैं, बट उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा कम है। और जब मैं आपको न्यूक्लियोफाइल पढ़ाऊंगा तो मैं वहां उस प्लस माइनस का सिग्निफिकेंस बताऊंगा, बट अभी ये बोल सकते हैं कि उसका कंट्रीब्यूशन इतना कम है कि हम उसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक्रोलीन में कंसीडर नहीं कर रहे, ठीक है। तो अब मैं बोलूंगा रूल्स टू ड्रॉ रेजोनेंस स्ट्रक्चर में हमने सबसे पहले क्या सीखा, अगर ऑल्टरनेट पाई सिंगल पाई बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन किसी भी तरफ ट्रांसफर होगा अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है, और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो इलेक्ट्रॉन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट होगा। साइक्लिक स्ट्रक्चर में अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो पाई शिफ्ट होंगे, पाई बनेंगे, तो बेंजीन के 2 रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते थे। लेकिन साइक्लिक में अगर पिरिडीन है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर ये प्लस माइनस का ब्रेक भी होगा और फिर इसका पूरा मूवमेंट भी होगा। तो यहाँ पे ये पूरा हेटेरोलिटिक क्लीवेज इसलिए भी रेजोनेंस कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है क्योंकि ये प्लस आगे डीलोकलाइज हो रहा है, बट एक्रोलीन में इतना ज्यादा डीलोकलाइजेशन नहीं है। तो अभी तक हमने देखा जाए तो 4 स्ट्रक्चर स्टडी किया और हमें समझ आया हाउ टू ड्रॉ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ शिफ्ट करना है और पाई बॉन्ड को शिफ्ट करना है। लेकिन क्या हो कि अगर पाई और इलेक्ट्रॉन के सामने प्लस है या पाई इलेक्ट्रॉन के सामने माइनस है, अगर ये है तो हमारे लिए बहुत ही आसान है, क्योंकि हम हमारे दिमाग में शुरू से ही कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 प्लस। अब हमारे माइंड में शुरू से ही क्लियर है कि कार्बन पे अगर एम्प्टी ऑर्बिटल है तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मतलब ये sp2 है, ये भी sp2 है और ये भी sp2, ठीक है। और अब इसका ऑर्बिटल डायग्राम अगर हम अपने माइंड में रख लें तो और भी क्लैरिटी आ जाएगी। कैसे? ये है इसका p ऑर्बिटल, ये इसका p ऑर्बिटल है और ये इसका p ऑर्बिटल। क्या फर्क है? दिस इज एम्प्टी, ये p ऑर्बिटल खाली है एंड दिस p ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व इन ओवरलैपिंग। बट एम्प्टी ऑर्बिटल का मतलब क्या होता है? प्लस। प्लस विल अट्रैक्ट माइनस, मतलब ये बॉन्ड जब भी टूटेगा, ध्यान सुनना, जब भी ये बॉन्ड टूटेगा हमेशा ऐसे टूटेगा कि प्लस विल अट्रैक्ट माइनस, तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन होंगे एंड इट विल बिकम एम्प्टी। और एम्प्टी मतलब प्लस, और अब एम्प्टी और फिल्ड मिलके क्या बनाएंगे? बॉन्ड। बॉन्ड बनाने की वजह से इट बिकम्स न्यूट्रल। ये क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया, राइट। अब इसी स्ट्रक्चर को मैं ऊपर लिख रहा हूं, थोड़ा सा स्पीड बोलने की तेज हो गई है मेरी, कि अब मैंने क्या किया, ऊपर लिखा एम्प्टी ऑर्बिटल मतलब प्लस, यहां बन गया एक नया ऑर्बिटल। तो यहां पे तो कभी प्रॉब्लम ही नहीं आएगी क्योंकि यहां तो सीधे दिख रहा है प्लस विल अट्रैक्ट माइनस। तो अगर ऐसा स्ट्रक्चर है तो इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट टुवर्ड्स प्लस। तो कार्बोकेटायन है तो आप लिख सकते हैं इन केस ऑफ कैटायन, बट कैटायन में आप ये चीज बिल्कुल एंश्योर करनी है, एंश्योरिंग एम्प्टी ऑर्बिटल। अगर उस कैटायन पे एम्प्टी ऑर्बिटल है तो डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टुवर्ड्स कैटायन, देन डायरेक्शन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टूवर्ड्स कैटायन। कैटायन का मतलब केमिस्ट्री में होता है जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है।
अब दिमाग में आता है कि इसका ये मतलब है कि इसकी जगह अगर मैं स्ट्रक्चर में एक डबल बॉन्ड और बना दूं तो क्या तब भी बात सही है? क्या तब भी बात सही है? CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, CH2 प्लस, क्या अब भी ये बात सही है? यस, अब भी ये बात सही है। अब मुझे लगता है आप धीरे धीरे समझ गए हो। अगर डाउट हो प्लीज कमेंट करना, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं कि 9th क्लास के बच्चे को रेजोनेंस सिखा सकूं। ठीक है, तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये टेल बीच में और हेड बीच में, बॉन्ड टूटा बॉन्ड बना, मतलब अगला जो स्ट्रक्चर है इसका ये मतलब है, जो अगला स्ट्रक्चर है जब ये बॉन्ड टूटा और यहां बॉन्ड बना, जैसे ही बॉन्ड बना ये हो गया न्यूट्रल और ये हो गया प्लस। अब बताओ समझ आ रहा है इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? यस, बिल्कुल समझ आ गया है हमें। तो यू कैन से अब जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है इसका वो कैसा होगा? इट विल बी लाइक दिस। तो अब वो कैसा होगा समझो, ये दोनों इलेक्ट्रॉन टेल भी बीच में हेड भी बीच में, तो बॉन्ड टूटा बॉन्ड बना, जहां से बॉन्ड टूटा उधर आया प्लस। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, क्या ये अपोजिट साइड हो सकता है? नो, इलेक्ट्रॉन पीछे नहीं जा सकता, क्योंकि पीछे जाएगा तो इधर आएगा प्लस एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ये बहुत अनस्टेबल हो जाएगा, इसका कंट्रीब्यूशन ना के बराबर हो। ओके, तो अब मैं इसका एक स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूं, CH2 CH 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 CH2। अब देखो क्या हो रहा है, प्लस चार्ज ऑल्टरनेट कार्बन पे आ रहा है। रेजोनेंस में ये बात ऑब्जर्व करते जाना कि प्लस चार्ज हमेशा ऑल्टरनेट पे आया, पहले यहां था फिर यहां आया और फिर यहां आया, और पाई बॉन्ड लगभग सभी के बीच में बना। तो यू कैन से हम कह सकते हैं कि दिस इज द पाई ट्रांसफर। तो दिस इज रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या कहेंगे इसको? रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 एंड रेजोनेंस हाइब्रिड हमारे ये इसका बन गया, जिसमें डेल्टा प्लस 3 कार्बन में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो आप इसे डेल्टा प्लस बाय 3 भी कह सकते हैं। तो जब ये समझ आ गया तो क्या हम इजिली एक्रोलीन में भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते? एक्रोलीन में भी हमसे पूछा जा सकता है कि इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बना, तो आप वो रेजोनेंस हाइब्रिड कैसा बनाओगे जरा देखना, ऐसे ही बनेगा CH2 CH CHO, इलेक्ट्रॉन इस तरफ जा रहा है तो ऑक्सीजन पे आया माइनस और प्लस किस पे आया? कार्बन पे। ठीक है, क्योंकि पाई पूरा शिफ्ट होता है, इधर प्लस नहीं आएगा। इधर क्या हुआ है, ये पाई टूटा, ये पाई इधर शिफ्ट हुआ, बिकॉज दिस प्लस माइनस इज वेरी अनस्टेबल, और ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है। ठीक है, बहुत ध्यान से समझ लो इसको, बहुत ध्यान से, क्योंकि ये है स्टार। ये स्टार का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ये PYQ में पूछा हुआ है कि करेक्ट पोलराइजेशन स्ट्रक्चर एक्रोलीन का क्या है। तो एक्रोलीन का करेक्ट पोलराइजेशन स्ट्रक्चर यही है, नेगेटिव इधर पॉजिटिव इधर, क्योंकि जो बीच में प्लस आता है वो बहुत लेस कंट्रीब्यूशन है, ना के बराबर। ओके, तो अब यहां पर ये भी समझ आया। अब एक एग्जांपल एनायन का ले लिया जाए। वैसे यहां तक क्लासरूम में तो बच्चा जो है बिल्कुल चीजों को गेन कर लेता है ढंग से, और एनायन वाला तो मैं बोलता हूं आप खुद ट्राई करो कि CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस, तो आप इसे खुद ट्राई करो। तो ट्राई करने वाला बच्चा मुझसे कह रहा है सर मेरे को समझ आ गया है, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, तो ये नेगेटिव है और ये जब इधर आएगा तो इसे रिपेल करेगा, या अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर, माइनस विल अट्रैक्ट प्लस। सर आपने बता दिया है प्लस मतलब एम्प्टी ऑर्बिटल,
इलेक्ट्रॉन की कमी। तो स्ट्रक्चर बनेगा कैसा, ऐसा CH2CH डबल बॉन्ड CH2 और इधर आ गया माइनस। ठीक है, ये इसका बन गया रेजोनेंस स्ट्रक्चर। फिर क्या इसका रेजोनेंस हाइब्रिड भी बना सकते हैं? बिल्कुल, CH2CH CH2 और पाई बॉन्ड इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नेगेटिव चार्ज ऑल्टरनेट कार्बन पे है, 2 कार्बन पे है तो बाय 2 इज द कॉन्ट्रीब्यूशन। और ये है इसका रेजोनेंस हाइब्रिड। इसको देख के हम क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं? इसको देख के हम ये इंटरप्रेट कर सकते हैं कि व्हेन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम इज अटैच्ड विद लोन पेयर, किसी ऐसे एटम या ग्रुप से अटैच्ड हो, व्हेन पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम अटैच्ड विद एटम और ग्रुप हैविंग लोन पेयर, then direction of electron shift is towards pi bond। किसकी तरफ होगा ये? पाई बॉन्ड की तरफ। तो मैं चाहता हूं आप इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी खुद से ट्राई करें। ठीक है, ट्राई टू ड्रॉ दिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और पता है एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि जैसे जैसे हम पहले सीखते हैं कहाँ रेजोनेंस हो सकता है, यानी कि रेजोनेंस के वैलिड स्ट्रक्चर्स होने चाहिए, प्लस जो रेजोनेंस के वैलिड स्ट्रक्चर के साथ साथ पोजीशन ऑफ एटम चेंज नहीं होना चाहिए, बॉन्ड पेयर चेंज नहीं होना चाहिए, लोन पेयर। और फिर जब हम यहाँ रूल्स टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि अगर साइक्लिक में पाई पाई है तो पाई टूटेगा पाई बनेगा, लेकिन ओपन में पाई पाई है तो पाई टूटेगा पाई बनेगा अगर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है तो पूरा पाई शिफ्ट होगा किसकी तरफ? इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ। और इलेक्ट्रोनेगेटिव का ही भाई होता है कार्बोकेटाइन और इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन एटम, तो एक्रोलीन में वो ट्रांसफर करे। ठीक है, ये रूल सीखते सीखते ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात होती है क्लास में, कि जैसे मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा कि कंट्रीब्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर एंड कंडीशन फॉर कंजुगेशन, लेकिन आपको ये होमवर्क दूंगा, जरूर ट्राई करना इस होमवर्क को, कि आप मुझे खुद बताओ कि यहां C डबल बॉन्ड C है, CH2 डबल बॉन्ड CH, और इस पाई ऑर्बिटल को इंटरैक्ट करना है। ठीक है, मैं इसके डायग्राम इसी के आगे बना देता हूं, ऑर्बिटल डायग्राम। तो अगर सीखना चाहते हो तो ये तो मेहनत करनी ही पड़ेगी कि ये पाई ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं? इंटरैक्ट कर रहे हैं। अगर इसे इंटरैक्ट करना है, साथ में पाई बॉन्ड बना हुआ है, और अगर इसको साथ में यहां किसी से इंटरैक्ट करना है तो क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? क्या आप सोच पाओगे? ठीक है, क्या आप इस बात को सोच पाओगे? मैं तो सोच पा रहा हूं कि इंटरैक्शन के लिए यहां पे जो भी एटम है Y, इंटरैक्शन के लिए यहां जो भी एटम है Z, इंटरैक्शन के लिए यहां जो भी एटम है लेट्स से X, या तो उनके पास एम्प्टी ऑर्बिटल हो, एम्प्टी ऑर्बिटल, या उनके पास फिल्ड ऑर्बिटल हो। क्या हो? फिल्ड ऑर्बिटल। या उनके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हो। अगर ये 3 कंडीशन है तो पाई इलेक्ट्रॉन विल इंटरैक्ट, मींस व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर रेजोनेंस। रेजोनेंस के लिए बहुत जरूरी बात है कि पाई इलेक्ट्रॉन के साथ जो पी ऑर्बिटल है सेम प्लेन पे हो। ठीक है, क्या हो? सेम प्लेन। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एम्प्टी, हाफ फिल्ड, फुल्ली फिल्ड, कुछ भी कंडीशन वो अगर सेटिस्फाई कर गया तो इंटरेक्शन होके रहेगा, बिकॉज लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है एंड लूज इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑसिलेट एंड इंटरैक्ट।
जिसको घर से निकलने की ज्यादा आजादी होगी इसके दोस्त ज्यादा बनेंगे, इंटरेक्शन ज्यादा होगा। जो घर से कम निकल रहा है उसका इंटरेक्शन कम होगा, दोस्त भी कम बनेंगे। अब मैंने ये 3 कंडीशन बताई, क्या आप खुद से सोच के आगे की 3 कंडीशन नहीं लिख सकते कि इसका क्या क्या मतलब हो सकता है? तो ट्राई टू थिंक ओवर इट। नेक्स्ट क्लास में रेजोनेंस रैप अप कर देंगे। और अगर आप ये लेक्चर मान लेते हैं कि सारे सीरीज डल चुकी है उसके बाद देख रहे हैं, तो मैं बोलूंगा कि टिल रेजोनेंस गो स्लो। इंडक्टिव से जैसे स्ट्रक्चर बॉन्ड क्लीवेज से स्टार्ट किया मैंने, यहां पर आराम से टाइम लो, सोच सोच के, ऐसा नहीं कि बिंज वॉच कर रहे। ठीक है, आप अपना टाइम लो, कंसेप्ट बिल्डअप करो, बिकॉज यही फाउंडेशन है। यहां क्या कितना टाइम लो, आगे आप बहुत स्पीडली सब कुछ कवर कर जाओगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।